लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो C4 प्लांट हैं उनमें एनाटॉमी किस तरह की होती है। एनाटॉमी मतलब उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो वहाँ हमने देखा था कि वहाँ नॉर्मल प्लांट से थोड़ा सा स्पेशल तरह की एनाटॉमी देखने को मिलती है, जिसमें कि बंडल के यानी वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ आपकी बंडल शीथ सेल जो है वो कई लेयर में लगी रहती हैं, लार्ज सेल होती हैं, और उसमें भी उसके भी बाहर आपको मेसोफिल सेल का जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ कुछ इस तरह का बन जाता है कि एक साइड तो मेसोफिल सेल होती है और दूसरी साइड आपकी क्या होती है, बंडल शीथ सेल होती है। दो कंपार्टमेंट बन जाएंगे, एक आपका मेसोफिल सेल का, एक बंडल शीथ सेल का। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों सेल मिलकर के किस तरह से कार्बन फिक्सेशन में काम करती हैं। दोनों सेल मिलकर के किस तरह से कार्बन फिक्सेशन में काम करती है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि नाउ द स्टडी द पाथवे शोन इन द फिगर 13.9 एंड दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड द हैच एंड स्लेग पाथवे is again a cyclic process. Let us study the pathway by listing the steps. The primary CO2 acceptor is a 3-carbon molecule phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cells. The enzyme responsible for this fixation is PAP carboxylase. तो यहाँ देखो खास बात है कि कार्बन का फिक्सेशन दो बार होता है। एक बार तो पहले मेसोफिल सेल में होगा, वहाँ जब आप C3 प्लांट पढ़ रहे तो वहाँ कार्बन का फिक्सेशन सीधा सीधा केल्विन साइकिल में, जो कि आपकी मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है, उसमें हो रहा था। यहाँ आपका पहले मेसोफिल सेल में कार्बन फिक्स हुई और फिक्स होने के बाद वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगी, जो कि तुम्हारा क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो उन्होंने लिखा है यहाँ वही कि भाई CO2 प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज, सबसे पहले CO2 एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि आपका मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पैप कार्बोक्सिलेज, पैपकेज, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम। मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता। रुबिस्को आपका केल्विन साइकिल का एंजाइम है, जो कि आपका कार्बन के फिक्सेशन में मदद करता है। तो वो आपका यहाँ पर नहीं होता, वो आपका केल्विन साइकिल में भाग लेता है। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि केल्विन साइकिल आपका दोनों जगह चलता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, दोनों में केल्विन साइकिल चलता है। यहाँ भी चलता है यहाँ, लेकिन केल्विन साइकिल आपका बंडल शीथ सेल में चलता है, जिसमें कि कार्बन का फिक्सेशन दोबारा से होगा, क्योंकि पहली बार फिक्सेशन तो आपका मेसोफिल सेल में हुआ है, दूसरी बार फिक्सेशन जा कर के आपका कहाँ पर होगा, बंडल शीथ सेल में होगा। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम एंड C4 एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। ठीक है ना, 4 कार्बन का आपका एसिड जो है वो मेसोफिल सेल में बनता है। तो पहले अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, फिर इसको पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये 2 कंपार्टमेंट हैं आपके। एक कंपार्टमेंट तो आपका ये मेसोफिल सेल का है, दूसरा कंपार्टमेंट आपका जो है वो बंडल शीथ सेल का है, यहाँ पर इसी के साथ ये, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट हैं, एक बंडल शीथ सेल का, दूसरा आपका मेसोफिल सेल का कंपार्टमेंट है। बड़े वाले, क्योंकि हमने वहाँ देखा था कि ये बंडल शीथ सेल जो हैं उनके बाहर इस तरह से मेसोफिल लगी हुई है, ये हमने देखा था बंडल शीथ सेल के जस्ट बाहर क्या होती है, मेसोफिल सेल होती है। तो उसी को हम यहाँ देखेंगे कैसे अरेंजमेंट है। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल, ये आपकी बंडल शीथ सेल है। हुआ क्या, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई, मान लो यहाँ CO2 आती है, और यहाँ पहले से एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वो रहता है, ठीक है। पैप आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और
4 कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। अब इस रिएक्शन में आपका एक एंजाइम भाग लेता है, इसका नाम है पैप कार्बोक्सिलेज। पैप कार्बोक्सिलेज केवल कार्बोक्सिलेशन करता है, ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी नहीं है। कार्बोक्सिलेशन केवल कार्बन को फिक्स करता है। अब आपका 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये आपका रिड्यूस होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में तो यहाँ इसके रिडक्शन में भाग लेता है NADPH2। NADPH2 आपका रिड्यूस होकर NADP बनाएगा और ये मैलिक एसिड बन जाएगा। मैलिक एसिड अभी भी 4 ही कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। या फिर जो है यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड बनाया जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, या फिर एस्पार्टिक एसिड बनता है, ठीक है। कुछ प्लांट में एस्पार्टिक एसिड बनता है, कुछ प्लांट में मैलिक एसिड बनता है। अब मैलिक एसिड आपका जब यहाँ से देखिए, ये बात ध्यान रखना कि ये जो दीवार है बीच की इनकी वॉल जो है, इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। तो आपको अगर मैं कहूँ कि मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा मेसोफिल सेल का, उसके अंदर लाइट रिएक्शन चल रही होगी। मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर इसके अंदर लाइट रिएक्शन से बन रहे होंगे ATP, NADPH2, O2। तो ये जो O2 बनेगी यहाँ पर, ये ऑक्सीजन आपकी इधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, इधर नहीं जा सकती O2। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ना ही डायरेक्टली CO2 जो है वो इधर जा सकती है, क्योंकि गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ना तो O2 इधर जा सकती, ना कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा सकती, दोनों में कोई जा ही नहीं सकती इधर। अब आपका जो मैलिक एसिड है वो आपका इधर जाता है यहाँ, ठीक है। और बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर आपका केल्विन साइकिल रन हो रहा है। केल्विन साइकिल को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, और बाहर निकलता है फूड, वो भी कार्बोहाइड्रेट। ये लगातार जो हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो चलता रहता है साइकिल। CO2 आती रहती है, फूड बनता रहता है, और इसको चाहिए ATP और NADPH2। तो जब आपका मैलिक एसिड यहाँ पर इधर आता है और ये छोड़ता है CO2 अपना एक कार्बन, तो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। कैसे? NADPH2 बनाता है, और ये NADPH2 आपका डार्क डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है। ये पायरुविक एसिड वापस आपका जाता है इधर मेसोफिल सेल में, यहाँ पर पहुँच जाएगा, और पायरुविक एसिड से फिर आपका बनता है पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ आपका ATP का खर्चा होता है, ATP लगते हैं, और AMP में टूटता है, ठीक है। अब आप ध्यान से कुछ चीज़ समझने की कोशिश करना। देखो, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में केवल आपका डार्क रिएक्शन चल रही है, लाइट रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। लाइट रिएक्शन क्यों नहीं हो? क्योंकि NADPH2 जो है इधर से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये इसके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रेनल होते हैं, ग्रेनम नहीं होती उनके अंदर ग्रेनम नहीं होती। तो मतलब वहाँ ना तो ATP बनता, ना वहाँ NADPH2 बनता, ना वहाँ ऑक्सीजन निकलती। इधर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर तीनों चीज़ें बनती हैं, O2, ATP, NADPH2, यानी ग्रेनम प्रेजेंट होती है। लेकिन इधर हमने कहा डार्क रिएक्शन नहीं हो रही है। डार्क रिएक्शन हमारी कहाँ हो रही है? बंडल शीथ सेल में जाकर हो रही है। तो इसके जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर स्ट्रोमा नहीं है, स्ट्रोमा कम है। तो 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं, अलग अलग डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, जिनमें से एक में तो स्ट्रोमा कम है, इधर मेसोफिल वाले में तो स्ट्रोमा नहीं है, डार्क रिएक्शन नहीं होती। बंडल शीथ में आपका क्या है? केल्विन साइकिल चल रही है, तो ग्रेनम नहीं है, ठीक है, लाइट रिएक्शन नहीं चलती। तो यहाँ रुबिस्को एंजाइम भाग लेता। अगर आपसे पूछे कि भाई जो है रुबिस्को जो है वो C4 प्लांट में कहाँ होता है, तो C4 प्लांट में रुबिस्को बंडल शीथ सेल में होगा, क्योंकि
C3 साइकिल आपकी यहीं पर चल रही है, केल्विन साइकिल आपकी यहीं पर चल रही है, इधर ही चल रही है, ठीक है। तो ये लगातार आपका साइकिल चलती रहती है। कार्बन का फिक्सेशन हम देखते हैं 2 बार हुआ है। एक बार आपका कार्बन फिक्स होकर के बना रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दूसरी बार आपका कार्बन फिक्स होकर के बना रहा है वही रुबिस्को के साथ फिक्स हुआ होगा और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। मतलब आप ध्यान रखें, केल्विन साइकिल जैसा जोका तो पड़ा था वैसा ही आपका बंडल शीट सेल में चलता है, जोका तो वैसा ही एज इट इज़, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि यहाँ एक कार्बन के फिक्सेशन में 3 ATP का खर्चा है और 2 NADPH2 का, ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो यहाँ है ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन की तो वापस पायरुविक एसिड आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है, तो इसमें एक ATP टूटकर एक AMP बनाता है, तो अप्रोक्सीमेट 2 ATP जितनी एनर्जी खर्च होती है यहाँ पर टोटल मिला करके, तो 2 ATP यहाँ पर लगते हैं इसमें, तो यहाँ थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मतलब 2 ATP और लगेंगे वापस रीजनरेट होकर के आएगा। तो एक कार्बन के फिक्सेशन में यहाँ पर 3 तो यहाँ लगते ही हैं, 2 ये रीजनरेशन में लगते हैं, तो टोटल 2 ATP और लगेंगे, तो 5 ATP हो जाएंगे। एनर्जेटिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये प्रोसेस, लेकिन फूड जो है ज़्यादा मात्रा में बनता है। क्यों? क्योंकि रुबिस्को जिस जगह प्रेजेंट है बंडल शीट सेल में, वहाँ आपका ऑक्सीजन नहीं आ सकती है, ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगी और रुबिस्को को केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि रुबिस्को आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो CO2 पकड़ना बंद करके O2 पकड़ना शुरू कर देता है, CO2 पकड़ना बंद करके O2 पकड़ना शुरू कर देता है। तो O2 पकड़ेगा तो फिर वो अपनी कार्बोक्सिलेशन वाली एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो रुबिस्को है वो अकेला खेल रहा है आराम से, मतलब सेफ प्ले कर रहा है, और केवल CO2 इसके चारों तरफ खूब भर के रहती है अच्छे से, क्योंकि यहाँ तो CO2 इधर से आ रही है फिक्स होके, यहाँ जितनी CO2 भरते रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल खर्चा जो है वो 5 ATP का लगभग आ जाता है टोटल। अगर आप एक ग्लूकोज बनाने में पूछेंगे तो 30 ATP लगेंगे और NADPH2 उतने लगेंगे 12 एक ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो ये सवाल है, इस तरह के सवाल बनते हैं। बाकी अब चलते हैं बुक में आपकी, देखते हैं क्या है, वहीं से समझते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो 4 कार्बन का आपका जो कंपाउंड बना है अभी मेसोफिल सेल में, इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड, लाइक उसने अगर एक मैलिक एसिड बना लिया या फिर वो वहाँ स्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पार्टिक एसिड आपका एमिनो एसिड होता है। एंड इन द मेसोफिल सेल इन इटसेल्फ विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल, यानी कि आपका यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीट में भेजा जाएगा। इन द बंडल शीट सेल C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका टूट जाएगा टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। CO2 रिलीज करेगा और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जो कि आपका है पायरुविक एसिड। एंड द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पैप अगेन, ठीक है ना। वो 3 कार्बन का मतलब जो आपका पायरुविक एसिड है वापस से मेसोफिल में जाएगा, वहाँ जा करके वो पैप बना देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा से। एंड द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल एंटर द C3 साइकिल, यानी जो CO2 आपकी बंडल शीट सेल में रिलीज होगी एक कार्बन, वो आपका केल्विन साइकिल में भाग लेगा और वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक डायग्राम लिखा है यहाँ पर छोटा सा, इसको देख लो। वही दिखा है, एटमॉस्फेरिक CO2 आएगी, आकर के फिक्स होगी, ये बता नहीं रहे हैं क्या बनेगा, 4 कार्बन का एसिड बनेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर आपका वो इधर आएगा, वापस से दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, छोड़ देगा CO2 और केल्विन साइकिल में चली जाएगी CO2 आपकी। पायरुविक एसिड जो होगा यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होकर वापस आएगा और रीजनरेट करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है, ठीक है। वो 3 कार्बन का ही है। तो ये ध्यान रखना कि बीच की जो वॉल होती है वो ठीक होती है, गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होते, इस बात को पीछे बताया गया है, ठीक है। चलिए, लिखा है द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम रुबिस्को, बंडल शीट में रुबिस्को है, पेप्केज नहीं है। पेप्केज तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि पेप्केज जो है वहाँ मिलता है जहाँ फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और वो आपका मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ कार्बन का फिक्सेशन आपका 2 बार होता है, 2 टाइम्स हुआ है, मतलब एक बार आपका मेसोफिल सेल में पहले फिक्स हुआ, पहले उसने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया 4 कार्बन का, फिर वो कार्बन आपका दोबारा से केल्विन साइकिल में जा करके बंडल शीट सेल में जा करके फिक्स हुआ। तो 2 बार फिक्सेशन होता है, ये बात ध्यान रखें। 2 सेल भाग लेती हैं, ये भी ध्यान रखें। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, ये भी ध्यान रखें।
तो ठीक है ना, यहाँ लिखा है, दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, द कैल्विन पाथवे इज कॉमन इन C3 एंड C4, दोनों प्लांट में चलता है। ठीक है, डिड यू नोट दैट द कैल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट। तो ये कह रहे कि भाई आपको पता है कि भाई कैल्विन पाथवे जो है आपका मेसोफिल सेल्स में सब में चलता है, जो C3 प्लांट की होती है। इन ठीक है, हाँ चलता है। इन द C4 प्लांट इट डजंट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल। तो भाई कैल्विन साइकिल आपका मेसोफिल सेल में C4 प्लांट में नहीं चलता, अभी हमने देखा, बट डज शो ओनली इन बंडल शीथ सेल, क्योंकि C4 प्लांट का मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो स्ट्रोमा है, वो स्ट्रोमा जो है स्ट्रोमा नहीं है, मतलब वहाँ स्ट्रोमा एंजाइम नहीं है, स्ट्रोमा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग होता है, जबकि आपका जो वो होती है मेसोफिल सेल, उसका क्लोरोप्लास्ट अलग होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका C4 साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो है फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है ना, रेस्पायरेशन जो कॉमन वर्ड है उसको सुनने से ऐसा लगता है कि भाई जैसे ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, मतलब हमारे दिमाग में जो इमेज आती है रेस्पायरेशन को लेकर के, जो इमेज है वो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, O2 का लेना। तो अगर हम यहाँ ये देखें कि प्लांट के केस में लाइट की प्रेजेंस में अगर ऐसा हो रहा हो, लाइट की प्रेजेंस में अगर प्लांट, देखो प्लांट का काम है लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और ऑक्सीजन को छोड़ना। यही हम पीछे पढ़ रहे थे, CO2 का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन, है ना। तो भाई CO2 का फिक्सेशन अगर प्लांट करता है तो वो उसका नेचुरल काम है, मतलब वही उसको करना ही है, फूड बनाना है। लेकिन अगर आप फोटो रेस्पिरेशन कहोगे तो आप इसका मतलब निकालेंगे कि लाइट की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन जैसा कुछ हो रहा है, लाइक O2 का यूज होगा और CO2 बाहर निकलेगी। तो प्लांट के लिए नुकसान का काम है ये। नुकसान का काम कैसे, मतलब आपका जो प्लांट को O2 तो छोड़नी चाहिए और CO2 पकड़ना चाहिए, फूड बनाना चाहिए, जबकि यहाँ प्लांट क्या करेगा, O2 आपका लेगा और CO2 छोड़ेगा। ठीक है, ये सब काम भी रुबिस्को का ही है, क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि रुबिस्को आपका ऐसा एंजाइम है जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के साथ साथ ऑक्सीजन को कैरी करने का भी, मतलब ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकता है। अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए उसके चारों तरफ। लिखा है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन। To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin pathway. The first CO2 fixation step, Calvin pathway का, उसमें क्या होता है कि राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो होता है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ता है और रुबिस्को हेल्प करता है, और दो मॉलिक्यूल आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं। आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड The two molecule of 3-phosphoglyceric acid will form, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 5 कार्बन आपके RUBP में थे, 1 कार्बन एटमॉस्फेयर से आया, 6 कार्बन हो जाते हैं। 6 कार्बन आपके जो के तो रहते हैं, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया, 2 मॉलिक्यूल बनाया, और रुबिस्को ने ये काम किया है। लिखा है, रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, इन द बायोस्फीयर, इन द प्लांट्स, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट एक्टिव साइट्स, एंजाइम है तो इसके पास क्या होती हैं, एक्टिव साइट, हमने पीछे पढ़ लिया है। कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2, दोनों चीज़ों से जुड़ सकती हैं, CO2 से भी और O2 से भी। एनहेंस द नेम, कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? रुबिस्को हैज़ ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2-O2 इज नियरली इक्वल। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं। ध्यान से पढ़ो, रुबिस्को हैज़ ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, मतलब रुबिस्को जो है CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है, तब भी जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, तब भी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। ये बाइंडिंग कैसी है, कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन जो है वो कम्पीट करेगी CO2 बाइंडिंग साइट्स के साथ। It is the relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the two will bind to the enzyme, यानी कि O2 ज़्यादा होगा तो फिर वो O2 बाइंड करेगा। और अगर मान लो आपका रुबिस्को
O2 बाइंड कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो फिर वो करेगा नहीं। मान लीजिए उसने O2 बाइंड कर लिया है, तो दिक्कत ये है कि वो RuBP, ये RuBP है, O2 लेगा अगर, तो फिर ये एक मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA का। नीट में आया था इस बार ये सवाल ना, तो हुआ नहीं बच्चों से, कुछ गलतियां हुई थोड़ी सी ना। एक मॉलिक्यूल 3PGA का बनाएगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। देखो 5 कार्बन थे RuBP के पास, 2 कार्बन इसके पास है, 3 कार्बन इसके पास है, तो 5 कार्बन रहे। अभी तो यही है 5 कार्बन। फिर आगे ये साइकिल जो है, अभी तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। फिर इसके बाद ये एंट्री लेकर के परोक्सिसोम में जाएंगे, परोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। तो ये इसमें फोटोरेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेली आपके भाग लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बीच में ये जो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट हैं, ये आपके क्या करते हैं, इसमें से एक कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब उल्टा कार्बन फिक्सेशन होने के बजाय CO2 निकल के बाहर चली जाती है। लिखा इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को एंड इन C3 प्लांट सम O2, C4 नहीं, C4 प्लांट में रुबिस्को जहाँ है बंडल शीथ सेल के अंदर, उसके आसपास इर्द गिर्द आपको नज़र नहीं आएगी ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती है। समझ आई ना, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन आएगी ही नहीं, ठीक है। एनहेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। CO3 प्लांट में अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो आपका CO2 का फिक्सेशन कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। जबकि C4 प्लांट में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो O2 पहुँचती ही नहीं है। एंड हियर द RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA विद O2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, वही 3PGA, and 1 molecule of phosphoglycolate, 2 carbon molecule in a pathway called photorespiration. In the photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugar nor of ATP. ना तो यहाँ शुगर की सिंथेसिस होती है, ना यहाँ ATP बनता है, उल्टा एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो O2 जोड़ी है, CO2 छोड़ी है, हुआ तो ये रेस्पिरेशन ही है, परंतु प्लांट के लिए नुकसान का काम है, फिक्स करने के बजाय रिलीज कर रहे हैं, है ना। विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, उल्टा एनर्जी का यूज करते हैं, ATP का खर्चा करते हैं फालतू में। इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, मतलब यहाँ आपका ये बनते ही नहीं है, इन दोनों चीज़ें कुछ नहीं बनती। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। इन C4 प्लांट फोटोरेस्पिरेशन डजंट अकर, C4 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिल्कुल जग जाहिर बात है, सबको पता है कि वहाँ तो रुबिस्को जहाँ प्रेजेंट है उसके पास आपका O2 नहीं पहुँचते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइड। दिस विल टेक प्लेस विद व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल्स इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज CO2। आपने देखा है कि आपका जो मैलिक एसिड है, C4 एसिड जो है, वो मेसोफिल सेल से आपका गया है और जाकर के वो बंडल शीथ सेल में टूट रहा है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इस तरह से आपका जहाँ रुबिस्को है बंडल शीथ सेल में, उसके चारों तरफ आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, जबकि वहाँ रुबिस्को के चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन तो वहाँ है ही नहीं। तो वहाँ रुबिस्को को पकड़ने के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी कंसनट्रेशन भी अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ कार्बन का फिक्सेशन C4 प्लांट में ज़्यादा होता है, फूड ज़्यादा बनता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। एंड दिस रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है ना। रुबिस्को जो है वो इस तरह से कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ाता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है ना बात। नेक्स्ट लिखा है नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट लैक फोटोरेस्पिरेशन। हमें पता चल गया C4 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट।
ठीक है ना। इनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है, समझ में आती है बात। इन एडिशन दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं ये। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग द C3 पाथवे, यूज अ टेबल फॉर्मेट गिवन एंड फिल द फॉर्मेशन। आगे एक टेबल दी गई है आपको, उसको फिल करना है, ठीक है ना। फिर उसमें मतलब उसमें पूछा गया है कि क्या C3 प्लांट में होता है, क्या C4 प्लांट में होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका फोटो रेस्पिरेशन, जो कि आपका C3 प्लांट में होता है, C4 में नहीं होता। C3 प्लांट में ध्यान रखना है इस बात का बहुत ज़रूरी कि प्रोडक्टिविटी गिवन एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन पर कम होती है, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर होती है, 10-11 बजते हैं, तो O2 ज़्यादा हो जाती है और जो आपका प्लांट का जो रुबिस्को है वो CO2 छोड़ करके O2 पकड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेबल, जो टेबल इन्होंने दी है। तो टेबल में इन्होंने कंपैरिजन किया है C3 C4 प्लांट का, यहाँ से चूज करना है, ठीक है। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ चलती है, मीजोफिल सेल में चलती है। बंडल इधर कहाँ चलती है, बंडल शीट में चलती है। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, वो सेल बताओ जिसमें शुरुआती कार्बोक्सिलेशन होता है, मीजोफिल में ही होता है, यहाँ भी मीजोफिल में ही होता है। हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव देन दैट फिक्स CO2, ये कह रहे कि हाउ मैनी सेल टाइप, कितनी सेल होती हैं, यहाँ एक ही तरह की सेल होती हैं 1, यहाँ 2 तरह की होती है, बंडल शीट सेल होती हैं और मीजोफिल सेल होती है। विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पैप है और यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर आपका RUBP है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्शन प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और यहाँ PG है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्शन प्रोडक्ट, इसमें 4 कार्बन है, इसमें आपके 3 कार्बन है। नेक्स्ट है डज द प्लांट हैव रुबिस्को, यस यस। डज द प्लांट हैव पैपकेज, यस। देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, पैपकेज इनमें होता है पर यहाँ नहीं होता, इनमें तो होता ही है C4 में, पर इनमें जो C3 प्लांट है इनमें भी पैपकेज होता है, लेकिन इस प्लांट में पूछा है तो होता ही है। पूरे प्लांट की बात करें तो होता है, स्टोमेटा के पास होता है वहाँ, लेकिन यहाँ नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है। विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को, यहाँ रुबिस्को मीजोफिल के पास है, यहाँ बंडल शीट सेल के पास है। CO2 फिक्शन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, अगर ज़्यादा लाइट कंडीशन होंगी तो CO2 फिक्शन रेट कैसा होगा, ठीक है। ज़्यादा लाइट अगर कंडीशन होगी तो CO2 फिक्शन रेट आपका C3 प्लांट में C4 प्लांट में कैसा होगा, दोनों में ही अच्छा होगा, यहाँ भी हाई होगा, यहाँ भी हाई होगा, ठीक है ना। ज़्यादा लाइट पे, लेकिन ज़्यादा लाइट मतलब बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो फिर उसके नुकसान है, वो अलग बात है, ठीक है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटीज़, तो लो लाइट इंटेंसिटीज़ पर फोटो रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि लो लाइट पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है लो रहता है और ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं बनेगी, तो यहाँ तो नेग्लेजिबल ही है, यहाँ तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यस यहाँ तो प्रेजेंट होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बनेगी और यहाँ नेग्लेजिबल ही रहेगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसनट्रेशन, लो CO2 कंसनट्रेशन पर यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होगा, CO2 लो है तो ऑक्सीजन हाई हो जाएगी, यहाँ तो होगा ही होगा, और यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ तो होता ही नहीं है, ठीक है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसनट्रेशन, नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, नेग्लेजिबल होगा, और यहाँ भी नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि हाई CO2 होगी तो फिर O2 क्यों पकड़ेगा इसको, फिर तो होगा ही नहीं C3 प्लांट में भी। टेम्परेचर जो है इनका लगभग रहता है 20 to 25 डिग्री, इनका रहता है 30 to 40 डिग्री है, ये थोड़े हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं C4 प्लांट। C3 प्लांट आपके लो पर कर लेते 20 ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये, ठीक है। एग्जाम्पल है बहुत सारे C3 प्लांट है, नॉर्मल सारे प्लांट C3 होते हैं, वीट राइस C3 प्लांट है, और जो C4 प्लांट है आपके वो पीछे 2 एग्जाम्पल देते हैं, गन्ना यानी शुगर कैन, ठीक है, ये दिया था। मेज आपका कैसा है, वो C4 प्लांट है। तो यहाँ तक का आप जो है करिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वाला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही करते हैं, अच्छे से आप पढ़ना, समझ में आएंगी सारी चीज़ें। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।